मित्रों नमस्कार। चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रिमांड संबंधी विधि, इसको मेंस में कैसे लिखा जाए। ठीक है ना। यदि आपको आ जाए कि रिमांड के बारे में बताइए तो आप मेंस आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, रिमांड शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है आरोपी को सक्षम प्राधिकारी की हिरासत में वापस भेजना। सक्षम प्राधिकारी कौन है? न्यायालय है। दूसरा, अपीलीय न्यायालय से निचली न्यायालय में मामले को वापस भेजना या ट्रांसफर करना, इसे भी रिमांड कहते हैं। जो 167 में रिमांड है वह पहला है। ठीक है ना। ये जो पहला वाला है जो इसका अर्थ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हेडिंग को आपको याद करना है, एग्जाम में लिखना नहीं है। हेडिंग को सिर्फ आपको याद करना है, मन में याद करिए, आप उसी के अनुसार जो है लिखिए। जितने भी टॉपर होते हैं, जितने भी लोग परीक्षा निकालते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे जुडिशियल के यूपीएससी हो, चाहे जुडिशरी हो, सब लोग हेडिंग ही याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग को याद करते हैं, उसी के अनुसार अपने आंसर को आकार देते रहते हैं। एक हेडिंग याद करिए आप लोग, रिमांड के प्रकार व कहाँ कहाँ वर्णित है सीआरपीसी में। रिमांड, जिसका हिंदी में अर्थ है प्रतिप्रेषण का उपबंध, सीआरपीसी में 3 जगह है। जैसे धारा 167, 209 व 309 में है। धारा 167 में प्री कांग्निजेंस रिमांड है, जबकि धारा 209 व 309 में पोस्ट कांग्निजेंस रिमांड है। अब रिमांड जो है दो प्रकार का हो गया। ठीक है ना। तो रिमांड जो है एक प्री हो गया, ठीक है, एक हो गया पोस्ट कांग्निजेंस रिमांड। कांग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। तो इस प्रकार रिमांड भी दो प्रकार के हो गए। आपको बता देना, इससे एग्जामिनर आपका बहुत प्रभावित होगा। वीडियो को पूरा देखिए, भागिए मत। संविधान के अनुसार रिमांड क्या कुछ बताया गया है संविधान में। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रावधान है कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। यदि 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण न हो तो आगे की कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार होगी। ये हमने जो है संविधान और सीआरपीसी को जोड़ दिया है। ठीक है ना। यहाँ तक संविधान कहता है, यहाँ तक सीआरपीसी कहता है। अब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण न पूर्ण हो, यानी कि 24 घंटे के अंदर यदि कोई अन्वेषण पूर्ण हो जाता है तो धारा 167 की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्सीडेंट के मामले हैं, एक्सीडेंट के मामले में जो है अन्वेषण 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाता है, इसलिए धारा 167 की कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 173, यहाँ पे देख रहे हैं, धारा 173 सीआरपीसी में अन्वेषण के बारे में क्या कहता है, ये हेडिंग आपको याद करना है। तो धारा 173(1) में कहा गया है कि अन्वेषण बिना अनावश्यक विलंब के पूर्ण किया जाए, किंतु शिशु से बलात्कार के मामले में अन्वेषण प्रत्येक दशा में 3 माह के भीतर पूर्ण होना चाहिए। यह बताया गया है 173(1)(a) में, जो कि 2013 में जोड़ा गया था। ठीक है ना। यहाँ 3 माह लिखा हुआ, 90 दिन नहीं लिखा हुआ। तो 3 माह को आप लिखिए, 90 दिन को नहीं। 3 माह का मतलब होता है 89 दिन भी हो सकता है, 90 दिन भी, 91 दिन भी हो सकता है, लेकिन 90 दिन का मतलब 90 दिन ही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका मैं यहाँ पे इतना आपको भूमिका बनानी पड़ेगी। ठीक है। स्पीड आप अपनी तेज करिए, इतना भूमिका बनाइए, उसके बाद लिखिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। धारा 167 में वर्णित प्रक्रिया वहां लागू होगी जहां अन्वेषण धारा 57 के तहत 24 घंटे के भीतर नहीं पूरा किया जा सकता। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तथा अभियोजन व सूचना का आधार दृढ़ होने पर थाना प्रभारी या विवेचक अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। इसके पश्चात केस डायरी की प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भी भेजेगा। ठीक है ना। तो आपको हर हाल में, यदि इतना नहीं भी याद है, ठीक है, इतना नहीं भी याद है, आप इस तरीके से इसे लिखिए। धारा 167 में वर्णित प्रक्रिया वहां लागू होगी जहां अन्वेषण धारा 57 के तहत 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है विवेचक या थाने का प्रभारी अधिकारी निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को पास भेजेगा और केस डायरी में जो प्रविष्ट उसने किया उसकी एक प्रतिलिपि भी मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। यदि आपको हूबहू लाइन नहीं याद है तो इतना तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब आते हैं धारा 167(2) का जो परंतुक है। ठीक है। आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें बताया गया डिफॉल्ट बेल के बारे में। यहाँ पे देखिए, डिफॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल। अभी हम आपको बताएंगे डिफॉल्ट बेल किसे कहते हैं, कंपल्सिव बेल किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे कि डिफॉल्ट बेल और कंपल्सिव बेल। ठीक है, याद रखेंगे मन में। ठीक है। धारा 167(2) के अनुसार ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में
रखने के लिए उतनी अवधि के लिए समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है, जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न हो। ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। 15 दिन की प्रथम अवधि के दौरान अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है। 15 दिन जो शुरू के 15 दिन होते हैं, या तो उसको न्यायिक अभिरक्षा में बदल दीजिए या तो पुलिस अभिरक्षा में। अब देखिए इस लाइन को समझिए आप, 15 दिन की प्रथम अवधि के दौरान अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है। ठीक है ना, पुलिस ने ये तो लिखा है 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। पुलिस ने इसको 20 घंटा पीटा अभियुक्त को, उसके बाद ला के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट ने इसे कहा ठीक है न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं 3 दिन के लिए। पुलिस ने कई सर इसे 3 दिन के लिए भेज दीजिए, 3 तारीख लग जाएगा 3 दिन। 3 दिन के बाद इसे जो है फिर से जो है इसको पुलिस अभिरक्षा में, मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे चाकू छुरी या अपराध करने के बाद इसने कहाँ छुपाया है कोई माल, फिर 2 दिन 3 दिन जेल में आराम करने के बाद फिर पुलिस अभिरक्षा में इसे लेगी। ठीक है ना, फिर इसको पीटेगी अभियुक्त को। तो यहीं पे लिखा हुआ है 15 दिन की प्रथम अवधि के दौरान अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है। तो 15 दिन तक ये खेल चलता रहेगा मारने पीटने का बढ़िया से। 15 दिन की अवधि के पश्चात अभियुक्त को केवल न्यायिक अभिरक्षा में या किसी अभिरक्षा में जैसा मजिस्ट्रेट आदेश दे रखा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे सुधार गृह में बहुत से औरतें होती हैं, वहाँ भेजा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग बदल गया है, किंतु ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 15 दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए तभी प्राधिकृत करेगा जब इस बात का समाधान हो जाए कि इसके लिए पर्याप्त आधार है। किंतु इस तरह की अभिरक्षा की अवधि, ठीक है ना, अवधि यहाँ पर देखिए अब आ गया है डिफ़ॉल्ट बिल आपका। इतना लिखने के बाद आपको ये याद आना चाहिए 90 दिन से अधिक नहीं होगी। ये जो 15 दिन आपको बताया गया है, ठीक है ना, ये 15 दिन, ठीक है, ये जो 15 दिन है इसी 90 दिन में इंक्लूड है। तो 90 दिन वहाँ होगा जहाँ पे जो अपराध है जो कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, वह ऐसा अपराध करता है कि उसमें 10 साल या उससे अधिक की सज़ा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा दी जा सकती है। 60 दिन ऐसे अपराध के लिए है कि जो 10 साल से कम की सज़ा जहाँ पे दी जा सकती है। ये जो 15 दिन है इसी 90 दिन में इंक्लूड है। ये 15 + 90 नहीं है, 15 + 90 105 नहीं है, ठीक है ना, या 60 + 15 जो है 75 नहीं है ये, ठीक है, 75 दिन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 15 दिन इसी में इंक्लूड है। गिरफ्तारी से 90 दिन है, गिरफ्तारी से 90 दिन, ठीक है, या गिरफ्तारी से 60 दिन के अंदर है। ठीक है, यदि पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट न्यायालय में फाइल नहीं की, चार्जशीट जो है 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जैसा भी मामला हो, पुलिस ने न्यायालय में फाइल नहीं की, न्यायालय को नहीं दिया, तो पुलिस के गिलिच के कारण, पुलिस की त्रुटि के कारण अभियुक्त को बेल मिल जाएगा। ठीक है, अभियुक्त को बेल मिल जाएगा। इसी को कहते हैं कंपल्सिव, मजबूरी में बेल देना, और इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। पुलिस की त्रुटि के कारण, पुलिस की गलती के कारण बेल दे देना। ठीक है, यह जो बेल अभियुक्त को मिलेगा वह रेगुलर बेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, रेगुलर बेल माना जाएगा। ठीक है ना, CRPC में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आवेदन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं देगा मजिस्ट्रेट। ठीक है, पुलिस को जो है अभियुक्त को न्यायालय के सम्मुख जो है आवेदन करना पड़ेगा। सर 90 दिन हो गया या 60 दिन हो गया, पुलिस ने चार्जशीट अभी नहीं आई, तो अपना जमानतनामा दाखिल करेगा और जो है बेल ले लेगा, आसानी से मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए, ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट बेल और कंपल्सिव बेल आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 167(2), ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब जो है निरोध में रखेगा, यहाँ पे डालिए ये तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का हो गया पूरा पैरा जो आप तक पढ़ा। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब होगा। धारा 167(2) में यह बताया गया है कि जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सके वहां थाने का भार साधक अधिकारी या अन्वेषणकर्ता जो उपनिरीक्षक पद से निम्न न हो, ठीक है, जो SI के लेवल का रैंक जो SI के लेवल से नीचे न हो, वहाँ वह उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाएगा जिसके पास न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त या प्रदान की गई हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, ईद है, तो सभी लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का यह प्रावधान है कि जिला में हमेशा एक मजिस्ट्रेट रहेगा। ठीक है, वो बिना मजिस्ट्रेट के कोई जिला खाली नहीं रखता है। ठीक है, तो आप उस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 7 दिन, अधिकतम 7 दिन के लिए जो निरोध में जेल में भेज सकता है। ठीक है,
चाहे जब पुलिस अभियुक्त को पकड़ती है, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना हो या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना हो, तो पुलिस जो है अभियुक्त को ले जाएगी, उसके साथ एफआईआर की कॉपी होगी, अभियुक्त से जो वस्तुएं जो बरामद की गई हैं, ठीक है, पुलिस जो है उसको पकड़ेगी, अभियुक्त को पकड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो कार्यपालक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उसके सामने जो एफआईआर की कॉपी ले जाएगी, अभियुक्त से बरामद वस्तुएं ले जाएंगी, ठीक है, जो जैसे चरस, गांजा, भांग, छुरी, कट्टा, कारतूस जो भी पाया गया है। रिमांड की कॉपी होगी और मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल ये होगा कि अभियुक्त एकदम स्वस्थ है, अब इसको मारा पीटा नहीं है, सब एकदम दुरुस्त है। पुलिस अपना हाथ जो है फंसाना नहीं चाहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने जो कुछ पढ़ा वो है एफआईआर के मामले में, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं। देखिए 167(4) में 167(4) में सीजीएम से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के कारणों सहित सीजीएम को भेजेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए वह आदेश जो पावर उस मजिस्ट्रेट के पास आया, चाहे कार्यपालक हो चाहे जो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, तो वह पावर उसको किसने दिया, कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में लिख करके बताएगा, ठीक है ना। 167(4) में सीजीएम को भेज देगा। आगे बढ़ते हैं। 167(5) में यह एनसीआर के मामले में, समन मामलों में, ठीक है ना। ये समन मामलों में एक हेडिंग हो गया। समन मामलों में क्या होगा? समन मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी के दिन से 6 माह के अंदर अन्वेषण पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। एनसीआर मामले में 323, 504 में जो है, इसको इसलिए बताया गया क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो एनसीआर का मैटर है उसको धीरे धीरे, समन वाला जो मैटर है उसको धीरे धीरे जब उसको फुर्सत मिले तब सॉल्व करे, ठीक है, पुलिस के बारे में। तो 6 माह के अंदर अन्वेषण पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो वह मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का आदेश दे देगा। यदि नहीं पूरा करता है तो मजिस्ट्रेट जो है उस अन्वेषण को रोकने का आदेश देगा, ठीक है। तो जिसके खिलाफ हुआ है वो तो खुश हो जाएगा, चलो ठीक है अन्वेषण रुक गया, हमें सजा नहीं होगी, ठीक है। यदि अन्वेषण रोकने का आदेश दे दिया जाता है तो विपक्षी तो बहुत खुश होगा। तो धारा 167(6) में उस आदेश के खिलाफ आवेदन सेशन न्यायालय में होगा। वादी का जो वकील है वह जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, प्रोसिक्यूटर, वो जो है एक अपील जो है सेशन न्यायालय में देगा। वादी का वकील जो है एक एप्लीकेशन सेशन न्यायालय में देगा, ठीक है, कि अन्वेषण को जारी रखा जाए इस चीज़ का। और सेशन न्यायालय जैसा उचित समझे वैसा आदेश देगा, चाहे रद्द कर दे, चाहे जारी रखे, चाहे जैसा करना चाहे, ठीक है। धारा 167 में उपधारा 5 या 6 इसलिए जोड़ी गई है ताकि अन्वेषण में विलंब को यथासंभव कम किया जा सके समन मामलों में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रिमांड जो है पूरा होता है। तो रिमांड का मतलब यही है जो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यदि आपको लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमेशा थोड़ा सा वीडियो देख लिया करिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।